हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारे पास है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का लेटेस्ट पेपर जो आपका 3 मार्च का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी बोर्ड 12th का, यानी कल परसों ही आपका पेपर होने वाला है। अगर आज रात इतना ही देख लेंगे आप ना, तो आपका 100% 100 में 100 नंबर फिक्स हो जाएगा और हमारा इस वीडियो से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि हम लोग हमारा इस पेपर से रिवीजन हो जाए। ठीक है, हमने पूरा सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया है। केवल हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारा सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, हमारा यहाँ पर रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाए। किस प्रकार किस पैटर्न पे आता है पेपर, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको बच्चों कि यहाँ पर ये जो पेपर है इसका स्टूडेंट यहाँ पर ये इस प्रकार से हमारा जीव विज्ञान का वायरल पेपर है, क्योंकि यूपी बोर्ड ने खुद ये वायरल पेपर जारी किया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 348 GSET का वायरल पेपर है और नए पैटर्न का, और इस पेपर का फुल सोल्यूशन यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाला है। आज रात केवल इतना ही देखना है, कल आपका 24 घंटे का टाइम बचेगा। ठीक है, 24 घंटे में इतना ही रिविजन कर लेंगे आप, तो आपका 100% 100 में 100 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टेप बाय स्टेप करके बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्या है। ठीक है, तो इसमें से आपको पता ही होगा, समय 15 2025 का पेपर है, 348 GS का पेपर है। ठीक है, आपको पता ही होगा जीव विज्ञान का वायरल पेपर है, और इसमें समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है, और यहाँ पर पूर्णांक यानी नंबर आपका 70 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर प्रारंभ का 15 परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर को पुष्टि करना नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर उनके रेखा चित्रों द्वारा पुष्टि कीजिए, है ना। फिर यहाँ पर अगला, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है ना। इसमें बताया गया है कोई भी प्रश्न है उसके आगे यहाँ पर अंक प्रस्तावित किया गया है। कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया उसके आगे यहाँ पर दिया गया है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया उसके आगे हमारा नंबर दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या दिया, बहुविकल्पीय। ठीक है, बहुविकल्पीय सबसे MCQ क्वेश्चन, सबसे पहला हमारा नंबर 1 का क्वेश्चन दिया गया है। का नंबर का, आवृत्तिबीजी पौधों का भूर्पोष होता है, भूर्पोष पूछा है। तो आवृत्तिबीजी का भूर्पोष क्या होता है, गुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, बहुगुणित होता है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका जो दिख रहा है त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उसको देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आवृत्तिबीजी पूछा। खाना नंबर उठना है, विडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान में उपयोग किया जाता है। विडाल टेस्ट किस बीमारी के उपयोग में किया जाता है, हैजा, मलेरिया, निमोनिया, टाइफाइड। टाइफाइड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विडाल टेस्ट की बीमारी किसके कारण होती है, किसके कारण उपयोग किया जाता है, टाइफाइड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 108 लघु विजाणुओं के निर्माण में लघु विजाणु मृत कोशिकाओं के कितने अर्धसूत्री विभाजन होता है, 27 होता है। 27 आपका दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिख रहा है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यानी बच्चों। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, डाउन सिंड्रोम के कारण क्या होता है। तीसरा वाला ऑप्शन जो ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है MCQ। तो हमारा तीसरा जो ऑप्शन दिया है, गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ की त्रिसूत्रता, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। सिंड्रोम के बारे में पूछा। सिंड्रोम क्या होता है, कोई भी अगर व्यक्ति है उसके अंदर 46 गुणसूत्र होता है, आपको पता है, और अगर 47 गुणसूत्र पाया जाता है तो उसके अंदर बहुत कमियां पाई जाती है। उसके होंठ लटके होते हैं, उसका सिर चिपटा होता है, बहुत सारे परिवर्तन पाए जाते हैं, है ना। और उसमें चमड़ी नहीं होती, वो अगर पैदा होता है तो यहाँ पर कोई बच्चे को ज़्यादा रोता नहीं है वो बच्चा, उसका जो है चमड़ी बहुत मोटा प्रकार का होता है, चौड़ा होता है ना। इस प्रकार से बहुत सारी कमियां होती है जब 21वीं जोड़े एक सूत्रता होती है ना। डाउन सिंड्रोम के कारण 47 गुणसूत्र हो जाते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा निश्चित तरीके क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है
यह आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तीसरा वाला। फिर यहाँ पर निश्चित उत्तरीय प्रश्न दिया है, तो इसको देखते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जैव विविधता की क्षति के 2 कारण बताइए, है ना। तो इसके कारण आपको क्या बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ चुके हैं, यहाँ पर उत्तर दिया है, इसको पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। जैविक विविधता किसी भी क्षेत्र के जंतु एवं पौधों के कारण होता है। यदि किसी भी तरह से स्थानीय जंतु एवं पौधों मतलब क्या होता है, पौधे क्षति होती है तो वहाँ की जैव विविधता को क्षति होती है, जिसके निम्न कारण हो सकते हैं, है ना। कारण क्या है, कारण यहाँ पर पॉइंट वाइज हमने बनाया हुआ है ना। तो इसी प्रकार से आपका पेपर भी आना, तो टेंशन नहीं लेकर, हाँ टेंशन नहीं लेने का दोस्तों हम, है ना। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक दिक्कत हो गया था कि हमने वीडियो को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया था तो वॉइस कट गया था, तो ये हमारा प्रॉब्लम था। तो इसीलिए वॉइस थोड़ा धीमी आ रहा होगा, तो धीमी उसका प्रॉब्लम नहीं लिए, आप क्वेश्चन को समझिए। तो यहाँ पर ये सारे यहाँ पर हमारा ये सारे हमारे पॉइंट हो जाते हैं। वनों में लगने वाले अग्नि, वनों प्रणाली में शिकार, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, ये सारे हमारा पॉइंट है। अगला नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया गया है खा नंबर का, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए तो वरदानदाता हो जाता है। तो इसका उत्तर आपको सिंपल लिखना है, हेमोफीलिया। यानी मानव में एक लिंगी संलग्न अप्रभावी विकार के नाम लिखना है। तो पहला हमारा हो जाता है हेमोफीलिया। मानव में लिंग संलग्न अप्रभावी विकार होते हैं, हेमोफीलिया मुख्य रूप से, ठीक है। तो इसको हम नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है, इसको आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है। आपका ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जैसे कि IVF, GIFT, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पूरा नाम, है ना, हमने यहाँ पर नोट डाउन अपनी कॉपी में किया है। इसका पूरे तरीके से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगातार पूछे जाते हैं, है ना, वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बता दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे आपका डिमांड पे, है ना, तो आपको एक स्पेशली वीडियो बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो IUD, GFT, ये सारे PCR, ये सारे अगर आपको चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लगातार पूछे जाते हैं, उससे बाहर अगर नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोलना चाहता हूँ कि IUD, GFT, PCR, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बाहर पूछे गए ही नहीं, है ना। तो इसको सबसे पहले जान लेते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है। IUD का पूरा नाम क्या होता है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ठीक है, इसको समझ लिया। जैसे यहाँ पर IVF, MTP, PCR ये सारे दिए ना। तो इसका अगर आपको चाहते हैं कि इसका पूरा नाम बता दूं, तो अगला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आएगा, तो उसको आपको फॉलो करना है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 नील हरित शैवालों के साइनोबैक्टीरिया के नाम बताइए, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, इम्पॉर्टेंट भी है, लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा हो तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को केवल देखिए, वॉइस को नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो अब इसका उत्तर क्या बताना, उत्तर में लिखना है नाइट्रोजन नास्टाक। तो ये सारे हमारे होते हैं, ठीक है, समझते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम। आज रात केवल इतना ही पढ़ना है, आपको पूरा रूप से 100 में 100, 70 में 70 पक्का हो जाएगा। मैं आपको एक और कारण बता दूंगा ये पेपर का, जीव विज्ञान में एक विशेष पॉइंट होता है कि अगर आप क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता, उससे रिलेटेड आपको चित्र आता है, तो चित्र अगर आप बना देंगे तो आपको, अगर आप लिखेंगे भी नहीं तो आपका पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पर चित्र को देखकर प्रभावित होता है, ना कि आपकी लिखावट की कितना आप लिखे भर रहे हैं, है ना। चित्र अगर देखेगा तो डेफिनेटली आपको पूरे में पूरा नंबर देगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफेरेसिस क्या है, तो आपको उत्तर दे देना जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस DNA फिंगरप्रिंटिंग का तकनीक है। अगर आपके सामने आ गया जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस, तो आपको सिंपल से आप समझ जाइएगा कि ये फिंगरप्रिंटिंग का एक कारण है, एक पार्ट है ना। इस प्रकार से आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर रुक जाइए, थोड़ा सा इसको वेट करना है दोस्तों। तो
तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जेल इंटरफेरेंस क्या होता है, तो आप अगर समझ जाइए जेल इंटरफेरेंस आपके सामने आ गया तो डेफिनेटली आपको सिंपल उत्तर दे देना है क्या, वो फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, उत्तर दे देना फिंगरप्रिंटिंग होता है तकनीकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आपको लास्ट पता नहीं, ये वास्तव में सेलेटिक की पतली पट्टी है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें बड़े डीएनए के बड़े खतरे पृथक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को जेल इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ चुका। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन दिया गया है, उसको देखते हैं। सिंपल से कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम है तो माफ़ कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चित्र वगैरह मतलब क्वेश्चन वगैरह है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ चुका है। तीसरे का क्वेश्चन है, चिकित्सक सगर्भता समापन एमटीपी में क्या कार्य होता है, तात्पर्य इससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपल, अगर आपको इसके बारे में नहीं जानना, अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो एक वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो दे दूंगा, इसको आपका पूरा क्लियर टॉपिक हो जाएगा, मतलब पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से है, तो इसको पढ़ लेते हैं। कभी कभी अस्थि की कुछ विशेषता संरचनात्मक क्रियात्मक स्थिति के कारण सतह गर्भपात हो जाता है, किंतु आजकल परिवार की सीमित रखने के उद्देश्यों से गर्भपात यह किया जाता है गर्भ समापन एमटीपी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको आज रात नहीं पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर एफटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानो इंसुलिन क्या होता है। अगर आपको आपके सामने मानो इंसुलिन आ जाए तो आप समझ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन मतलब इंसुलिन क्या होता है तो आपको पता ही चल गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट, तो इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको पढ़ना अच्छे तरीके से, अब देखना है क्या दिया क्या पूछ रहा है ना, सिंपल से वो सारा चीज़ पढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं सिंपल से। तो मानो इंसुलिन क्या है समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके वीडियो को शेयर करना है, वायरल करना। वायरल पेपर है, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया वायरल पेपर है। ठीक है, आपको एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए, अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा जल्दी से जल्द, उसको रिवीजन करिए। 24 घंटे का टाइम आपके पास बचा है। 24 घंटे में अगर आप खुद से तैयार नहीं होंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मतलब इंसुलिन की कमी हो जाने के कारण ग्लूकोज की मात्रा शरीर में रक्त में बढ़ जाना, और जैसे मधुमेह हो जाता है। मधुमेह हो जाता है, क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, इंसुलिन के कारण होता है। इंसुलिन के कारण क्या होता है, मधुमेह हो जाता है। मधुमेह नाम का एक रोग हो जाता है, किसके कारण होता है, इंसुलिन के कारण होता है। इंसुलिन के कारण क्या होता है, मधुमेह हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करके समझ लेते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन ये है और लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पर समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए, सक्रिय प्रतिक्रिया प्रपोजी परिजनों पर समाना करता है तो शरीर के प्रतिरक्षी पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षा के सीधे शरीर को दिए जाते हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, इसके डीएनए के और आरएनए में दो अंतर बताना। डीएनए और आरएनए में दो अंतर बताना। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या होता है, डीएनए द्विकुंडलित होता है, आरएनए आकुंडलित होता है। ये दूसरा अंतर हो गया। हमारे दो अंतर यहीं पर हो गया। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन का आंसर दिया इसको तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए लगातार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आपको तैयार करना ही करना है। नहीं क्वेश्चन या 7 सेटों में ये क्वेश्चन छपा है, मैं आपको इस गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, चलिए जो लिखा है इसको समझ लेते हैं। आरएनए में शुगर राइबोज होता है, जबकि डीएनए में थोड़ी अलग शुगर और डीऑक्सीराइबो के प्रकार जिनमें ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। ठीक है, इस तरह सारे क्वेश्चन दिए गए।
ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दिए थे, तो इसको पढ़ भी लेते हैं इसी तरीके से फिर से रिपीट। आरएनए में शुगर राइबोज होता है, जबकि डीएनए में थोड़ी अलग शुगर डीऑक्सी राइबोज राइबोज एक प्रकार की जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है, और ये आरएनए में होता है। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर यूरेसिल होता है ना, जबकि डीएनए में थायमिन होता है। आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। नेक्स्ट, परितंत्र में उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से दिया गया। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना आप आसानी से, है ना। परितंत्र क्या होता है, निर्माण की दर होता है परितंत्र, है ना। परितंत्र में सभी ट्रैफिक स्तरों पर बायोमास पर विशिष्ट प्रतिबाधा प्रतिशत उपलब्ध कीजिए। तो यहाँ पर अगला हमारा आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल ही सर मैंने आपको बताया ना, तो उसको समझ लेना है, पढ़ना है ना। तो यहाँ पर अगला उत्परिवर्तन के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको चलिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं। उत्परिवर्तन विरासत में मिल सकते हैं और प्रजाति भीतर आनुवंशिक भिन्नता और अंततः विकास में योगदान दे सकते हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब उत्परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव होता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको डरना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण के लिए आप उत्परिवर्तन को देखें तो जीन कोशिका हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाने के निर्देश देता है, लोगों को मलेरिया से बचाता है। क्या बचाता है, यह हमारा हो जाता है उत्परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन इधर बढ़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको एक फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लगेगा तो आपको शेयर कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है ना, इस वीडियो को प्रमोट करना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग के किन्हीं दो अनुप्रयोगों को लिखिए, है ना। तो चलिए देखते हैं, अनुवांशिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको चलिए हम समझते हैं। चलिए, अनुवांशिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया का उपयोग दवा उत्पादन में कैसे किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, माध्यम में वैज्ञानिक वंशीय जीन को एक पौधे या जीव से दूसरे पौधों में किसी जीव के विपरीत स्थानांतरित करने में सक्षम होता है। संक्षेप में, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी तकनीक है जिसमें विशिष्ट जीन जो चुना लगाया जा सकता है, प्राप्तकर्ता जीव प्रत्यारोपित किया जा सकता है। काफ़ी आसान है दोस्तों, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको गायब करके छोड़ के उसको बाद में सोच के जो आपको लग रहा है कि उससे रिलेटेड जो लिख देंगे वो सही जाएगा, तो डेफिनेटली आप उसको लिखिए। उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं, ये नहीं कि उसको गलत लिखिए, गलत नहीं लिखना है आपको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखना है। तो एग्जामिनर उससे रिलेटेड को यहाँ पर आपको नंबर दे देगा, जैसे 2 नंबर का तो 1 नंबर दे देगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड्स। ये इसमें 2 पूछ जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, न्यूक्लियोसाइड्स होता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कभी कभी पूछता है न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में 2 अंतर बताइए, और कभी कभी पूछता है न्यूक्लियोटाइड्स पर टिप्पणी लिखिए, कभी कभी पूछता है न्यूक्लियोसाइड्स पर टिप्पणी लिखिए। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कभी कभी मतलब आप समझ जाइए कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डेफिनेटली उसको कर लेंगे। चलिए देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड्स वे इकाई है जो डीएनए और आरएनए में बनती है। न्यूक्लियोटाइड्स वे इकाई है जो डीएनए और आरएनए में बनती है, और वे आनुवंशिक जानकारी ले जाती है जो जीवित जीवों की विशेषताओं और कार्यों को निर्धारित करती है। डीएनए की भूमिका आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करना होता है। किसी भी जीव के निर्माण में रख रखाव के निर्देशों को एंड कोड बनती है। ठीक है, इस प्रकार से फिर से करते हैं इसको, फिर से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का वे क्या है, जो डीएनए और आरएनए में पाया जाता है और वे आनुवंशिक जानकारी में ले जाता है, जीवित जीवों की विशेषताओं और कार्यों को निर्धारित करती है। डीएनए की भूमिका आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करना होता है जो जीव के निर्माण को रखरखाव के रूप में निर्देशों को एंड कोड करती है। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी समझना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। मैं आपको बता दें, एक वार्निंग देता हूँ कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है हमारा क्वेश्चन, निमोनिया क्या होता है। नहीं, निमोनिया क्या होता है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछता है निमोनिया पट्टी पढ़ी लिखी, कभी कभी पूछता है अमीबा पट्टी पढ़ी लिखी। तो निमोनिया एक फेफड़ों के संक्रमण रोग है। अगर आपके सामने आ गया निमोनिया तो आप समझिए कि ये फेफड़ों का संक्रामक रोग है जो आपको बीमारी कर सकता है, बीमार कर सकता है। ये तब होता है जब रोगाणु आपके फेफड़ों में चल जाते हैं। इसके लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है अमीबा, अमीबत्ता इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखिए। तो निमोनिया ऐसा करता है, आपको समझ में आ गया होगा निमोनिया। ये लगातार क्वेश्चन पूछा 2014 से 2019 तक ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है मानव, इसको पढ़ते हैं, है ना। मानव वृहत आंत में पाए जाने वाले एंटा अमीबा हिस्टोरिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी अमीबिया अमीबिया बायोसिस होता है। कब्ज, उदारी, पीड़ा और एडेन, अत्यधिक श्लेष, मल और रक्त के थक्के बनना और मल द्वारा रोग के लक्षण घरेलू मक्खियों में इस प्रकार के शारीरिक भाग। ठीक है, इस प्रकार से आसान आसान क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना है, रक्त में थक्के बनना, रोग बनना, घरेलू मक्खियाँ रोग, शारीरिक भाग, तो इस प्रकार से है। ठीक है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव की। ठीक है, सूक्ष्म जीव की, सूक्ष्म जीव की। ठीक है, सूक्ष्म जीव की आपको कुछ बताना है अंतर, जैसे इसको पढ़ना है। पहले इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव होता क्या है, सूक्ष्म जीव होता क्या है, इसको सूक्ष्म जीव इस प्रकार से आपको लिख देना है ना। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यह हानिकारक जबकि सूक्ष्म जीव पालतू जानवरों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वहाँ पर लिखा है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो एलर्जी क्या होता है, एलर्जी आपको समझ में आ गई। एलर्जी मतलब होता क्या है, जब कोई धूल का कण होता है, अगर आपके पालतू जानवर पराग कीड़े की फफूंद खाद्य पदार्थ के दबाव में पाए जाते हैं तो वही धूल के कण अगर आपको पर्यावरण में प्रदूषण को प्रदूषित करते हैं तो वही आपको एलर्जी हो जाता है, सेम टू सेम। तो उसी को एलर्जी कहते हैं। तो आपको समझना है, रटना नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन है ना। जब किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षा प्रणाली पर्यावरण में मौजूद ऐसे पदार्थों को प्रतिक्रिया करते हैं जो ज़्यादातर लोगों के लिए हानि रहित होती है, इस पदार्थों को एलर्जीज के रूप में जाना जाता है। ये धूल के कण, पालतू जानवर और के पराग कीड़े, टीके, फफूंद खाद्य पदार्थ दबाव में पाया जाता है। काफ़ी आसान भी है, काफ़ी आसान। इसमें ये सारे पाए जाते हैं। धूल के कण जो पर्यावरण में उड़ते हैं उससे के कारण ये हमारा होता है एलर्जी, है ना। उसी के कारण काफ़ी आसान भी है सब, इसको आपको समझना है नहीं कि उसको रटना है। ठीक है, सेम टू सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा हमारा कारण हो जाता है कि इसके कारण हमारा अगर है तो उससे डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा, एलर्जी ही हो जाएगा। ठीक है, तो उसको समझ के आप लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है अतिदोहन एवं सहविलुप्तता पर टिप्पणी लिखिए। ये सारा क्वेश्चन तो इसको आपको देख कर लिखना है। ठीक है, तो अतिदोहन के तात्पर्य प्रजातियों के असहनीय उपयोग से जिसके फलस्वरूप उनकी जनसंख्या में कमी आती है और जैव विविधताओं को खतरा देती है ना, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है सहविलुप्तता, जिसको आपको पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला वाला हो जाता है समाप्त। तो दूसरा हमारा है सहविलुप्तता। क्या होता है, सहविलुप्तता एक जाति के विलुप्त होने से आधारित दूसरी जंतु पर परपोषी मात्स्य जाति के विलुप्त हो जाने के कारण जब विशिष्ट परजीवी विलुप्त होते हैं। जब कोई भी जीव हमारा विलुप्त होते जाते हैं तो उसी के कारण सहविलुप्तता होता है ना। जैसे गिद्ध वगैरह है, हमारे बाज वगैरह, तो वो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पर विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे इस पे आ जाते हैं सहविलुप्तता में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो जाता है परपोषी मात्स्य जल विलुप्त हो जाते हैं तब उसके विशिष्ट परजीवी विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है
अगला डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मैंने आपको पहले ही बताया। डाउन सिंड्रोम होता क्या है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी, ठीक है, तो उसमें अगर आपको 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो डेफिनेटली कोई भी ना कोई उसमें कमी पाई जाती है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम में ग्रस्त नवजात बच्चे शांत और गंभीर रहते हैं और बहुत से कम रोते हैं। नए नवजात हृदय वाले होते हैं। क्लाइनो इंटरस्टिनल 200 के साथ होते हैं और चेहरे चौड़े होते हैं, चपटा होती है और नाक छोटी होती है। गर्दन के पीछे अतिरिक्त चमड़ी होती है। सारे इसके लक्षण होते हैं। 47 गुणसूत्र वाले होते हैं जो बच्चे, ठीक है। 46 जो होते हैं वो हमारा मिनिमम होता है, तो हमारा सामान मनुष्य के ऊपर होता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको सिंपल समझना, आप रटना नहीं है ना, रटना नहीं आपको समझना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से, दिया है दृश्य रूपी, है ना, दृश्य रूपी और स्वरूपी ये हमारा क्वेश्चन है। दृश्य रूपी और जीनी प्ररूप में विभेद दीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। पेंटोटाइप कहते हैं इसको, जब तुलनात्मक लक्षणों को परजीवी करते, तो इस प्रकार से लिखेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जीन रूपी सहजीन। इसको नोट डाउन करते जाइए, है ना, इसको सिंपल आपको समझा नहीं सकते, तो आपको इतना ही पढ़ना, जितना मैं बता देता हूँ उतना ही क्वेश्चन को पढ़ना है। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। तो ये हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन को लिखना है। मेंडल द्वारा मटर के पौधों में अध्ययन किए जाते हैं। VPRC विशेषज्ञों की टिप्पणी लिखना है, ठीक है। फिर उत्तर लिखना है। मेंडल के मटर के पौधों में 7 जोड़े के VPRC लक्षण होते हैं। ये 7 जोड़े, कितने जोड़े होते हैं? 7 जोड़े। चलिए इसको 7 जोड़ों को समझते हैं। पहला हमारा है फूल का रंग, फूल का स्थान, फली का आकार, फली के रंग, बीज के आकार, बीज का रंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है मेंडल के अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुनाव के लिए, है ना, इस प्रकार से दिया गया है। अगला है संक्षिप्त पट्टी पढ़ी लिखिए। जैव सूचना विज्ञान क्या होता है? चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, रटना नहीं उसको समझना है। चलिए इसको, जैव सूचना विज्ञान विश्व स्तर पर उत्पादन, जेनेटिक डेटा की मात्रा, भंडारण, खोज, तुलना, प्रबंध, विनियमित पुनः प्राप्ति, विश्लेषण और एकीकरण के सहायक होती है। इसमें उन्नत डेटा कचरा, डेटा वार हाउसिंग और डाटा माइनिंग जैसी अत्यधिक आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल शामिल किया जाता है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। और यहाँ पर अगला, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अथवा करके दिया तो इसका आपको उत्तर नहीं बताएंगे, है ना। तो ये सारा हो जाता है। तो ये था आपका पेपर, वायरल पेपर। आज रात इतना ही पढ़ना आपको, सिंपल आपका काम बन जाएगा। मान में रखते है ना, लसीकाणु, अपसारी विकास, ठीक है, ये सारे पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हमारा बायो रिजर्व उद्यान निबंध क्या होता है, इस पर निबंध मतलब लिखना है, सॉरी, मतलब बायो रिजर्व और उद्यान पर आपको राष्ट्रीय उद्यान पर निबंध लिखना है, ठीक है। ये था हमारा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये था हमारा पेपर। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इतना पढ़ लेते हैं तो आप डेफिनेटली टॉपर के रूप में आ जाएंगे। तो ये हमारा हो जाता है। अगर आपको वॉइस में कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा सर। मतलब ये हमारा एक बार हुआ था कि जैसे एक बार हमने रिकॉर्ड किया था वीडियो, तो वो डेफिनेटली कट गया था, सॉरी उसके लिए, और वॉइस कट गया था, ठीक। तो यहाँ पर दूसरे रूप से हमें रात में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सोते समय ये सारा हो जाता है, ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और आपको अपने एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उसका काम बन जाए। और केवल वो कल उसका जान लीजिए पेपर है जीव विज्ञान का, यानी बायोलॉजी का, सॉरी, जीव विज्ञान का, ठीक है। तो वो पूरी रूप से उस पेपर को हल कर ले और इतना ही देख ले तो उसका काम बन जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और यहाँ पर
आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। आज जो भी आपको डाउट हो कमेंट करिएगा, ठीक है। अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए। 24 घंटे का टाइम है, पूरे तरीके से मटेरियल को इकट्ठा करके आप तैयार हो जाइए, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए, तलवार केवल बाजना है, ठीक है।